वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कहाँ हैं इस समय? वीडियो कुछ कम ही लोग देख रहे हैं, तो पीछे की जो क्लास पड़ी है आप लोग की संज्ञा की, उस क्लास को ज़रूर देखें। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी, तो हो सकता है आप सब नाराज़ होकर बैठ गए हैं। और संज्ञा की क्लास थी, आप संज्ञा की क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि संज्ञा से एक या दो क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत कठिन भी नहीं है। छोटी छोटी संज्ञा मैंने बताने की कोशिश की आप सभी लोगों को, जिसमें शिल्पी राज जी हैं, प्रियंका दुबे जी हैं और सूरज पटेल जी हैं, प्रिया जी हैं, श्रीलता सिंह जी हैं, आकाशनाथ जी हैं। इसमें जो लोग दूर से हैं, आकाशनाथ जी इलाहाबाद से हैं, तो मैं सबको तो नहीं जानती कौन कहाँ से है, आप लोग बताइएगा और क्लास को ज़रूर देखिएगा। आकाशनाथ जी अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, सभी लोग से मैं यही बात कह रही हूँ। रूपा तिवारी जी हैं, राजकुमारी जी हैं, अनीता यादव जी हैं। आप मैडम, आपका कहना है कि हिंदी पढ़ाइए, मैं अभी हिंदी तो नहीं पढ़ाती हूँ, पर आप संस्कृत पढ़िए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। हिंदी की जानकारी है, लेकिन मैं हिंदी का क्लास अभी लेती नहीं, मैं खुद भी पढ़ती हूँ और कुल मिला जुला के संस्कृत की तरफ मैंने ज़्यादा समय दे दिया है। और आपको यदि लगता है कि हिंदी से कहीं कुछ पूछना चाहिए तो आप पूछ सकती हैं, निसंदेह मैं उसे भी बता दूंगी। और संस्कृत आप पढ़िए, उससे हिंदी का जितना भी व्याकरण पोर्शन है आपका मजबूत हो जाएगा। अगर आप सिर्फ संस्कृत भी पढ़ेंगे ना, तो हिंदी में आप मान के चलिए 50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। 30 में आप यदि रेगुलर क्लास देखती रही तो 27-28 में, ये तो नहीं कह सकती कि आप 30 में 30 पाएंगी। ये ना तो मैं कभी ये कहती हूँ कि आप 30 में 30 ले जाइए, ये कहना थोड़ा मुझे लगता है, क्योंकि मैं पेपर तो बनाऊँगी नहीं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए। यदि आप रेगुलर क्लास देखती रही तो 26-27 नंबर आपका आ जाएगा। बाकी व्याकरण आपका यहाँ से मजबूत हो जाएगा, तो हिंदी में भी आप 15-20 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगी। उसका साहित्य पोर्शन शायद मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन व्याकरण आपका यहाँ से हिंदी का भी काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, संधियाँ इत्यादि वही है, उच्चारण स्थान वही है, समास वही है, कुछ भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। कुछ जगह छोटी छोटी चीज़ों में है, तो आप परेशान ना हो। यदि आपको कहीं दिक्कत लगती है, आप संस्कृत का क्लास देखें, और दिक्कत लगती तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अनीता यादव जी हैं और मिथिलेश यादव जी हैं, प्रगति मिश्रा जी हैं। ये कुछ तो इसमें सब लोग को तो नहीं कहेंगे, प्रगति मिश्रा जी वीडियो भी नहीं देखती हैं, बस कह देती हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। पता नहीं पढ़ा रही हैं कि नहीं, तो मैं सिर्फ कमेंट नहीं आप लोग का चाहती, मैं ये चाहती हूँ आप सभी लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और लोगों तक पहुँचाएँ, जो दूर दूर लोग हैं जिनको, और ये निःशुल्क आपको रेगुलर क्लास दी जा रही है। यदि बहुत आवश्यक कार्य होता है तो पिछले दिन क्लास में नहीं बना पाई थी, तो ऐसा होता है कि मैं नहीं बना पाती हूँ, और किसी का नाम छूट गया हो तो ये ना कहिएगा मेरा नाम मैडम ने नहीं लिया, ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है कमेंट में नहीं देख पाई हूँ, पर आप लोग इससे रेगुलर जुड़े रहिए। कुछ मेरी दोस्त लोग भी हैं, तो तमाम लोग का नाम मैं नहीं भी ले पाती, तो जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं वो लोग और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी, और जो भी पढ़ाते हैं आप जब भी पढ़ें तो कॉपी और पेन ले करके बैठें, नोट बनाते हुए बैठें, जिससे कि क्लास आपकी मिस ना हो। इसको बंद करो, फ़ोन बंद करो। आप क्लास को मिस ना करें, और बिना कॉपी पेन के प्लीज़ मेरा ये आप सभी लोग से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि सिर्फ वीडियो को चला करके छोड़ ना दें, जिससे आपका भी लाभ हो। आप कॉपी पेन लेके बैठें, और यदि कहीं भी कमी दिखती है तो आप लोग मुझे अवश्य बताएं। ये मैं विनती सिर्फ आप लोग से इसलिए कर रही हूँ कि इसमें आप लोग का व्यक्तिगत लाभ होगा। सिर्फ चला देने से मुझे लगता है कि बहुत दिन का होगा, पढ़ा हुआ छूट गया होगा। जो भी मैं जिस कोचिंग में भी पढ़ाती हूँ, जो अध्यापक अध्यापिका वर्ग मेरी वीडियो को देखती हैं, यदि उनको ना समझ में आए तो मुझसे पूछें। और अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, शायद मैं वो चीज़ आपको कुछ चीज़ें नहीं दे पा रही हूँ, तो यदि आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तब वो जल्दी आ जाएगा बोर्ड, जिससे मैं और आसानी से आपको और चीज़ें दे पाऊँगी। मैं क्वेश्चंस भी कराऊँगी आप लोग को, और अब मेरे जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं आप टॉपिक को पढ़ें, और कोई भी आंसर किसी का मिल जाए, आप वो चाहे सर्वज्ञ भूषण गुरु जी का हो, किसी का भी हो, चाहे सचिन सर का, तमाम लोग हैं,
कितने लोग भी यदि हो, आप किसी कॉन्सर्ट कहीं से उठा दें, यूथ का हो, किसी का आप कॉन्सर्ट लेकर के उसे सॉल्व करें। जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, वो संज्ञा हो गया, उच्चारण स्थान हो गया, प्रत्याहार हो गया, वर्णमाला, यदि आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछें कि ये चीज़ें आपने छोड़ दिया है। तो मैं आप लोग से अभी यही चाहती हूँ कि आप कॉपी और पेन के साथ बैठकर पढ़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाएं। इसलिए आज मैंने थोड़ा सा स्किप करके आपसे बात करने की कोशिश किया। कल भी हमारी आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोग आज से कॉपी पेन लेकर पढ़ेंगे और आप लोग सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मेरे साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियो को देखते हुए हंसते रहें। सीरियस होके ना बैठें। यदि आप लोग सीरियस हो जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। मैं आप लोग को देख के ही हंसती हूँ, आप लोग को देखकर ही खुश होती हूँ। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें। हम क्लास की तरफ चलते हैं। हम लोग देख रहे थे संज्ञा। तो संज्ञा में कुछ संज्ञाएं हुई थी जो शेष रह गई थी, उसको आज मैं समेटती हूँ। यदि कुछ छूटा होगा तो मैं बहुत लास्ट में बताऊँगी, इसके बाद मैं संधि में प्रवेश करूँगी। प्लीज़ आप लोग क्लास मिस न करिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा। तो पहली संज्ञा है हमारी मुख, नासिका, अनुनासिक संज्ञा जिसको कहते हैं। मुख, नासिका, नहीं जा रहा है मुख, हाँ ऊपर शायद दिखाई नहीं दे रहा था, मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिकः, शिकः। मैं संज्ञा को बता रही हूँ। इस संज्ञा का नाम है अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक, अनुनासिक संज्ञा। ठीक। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। बहुत आसान है, आप इसे समझिएगा। बहुत सरल तरीके से आपको चीज़ें मिल रही है। और कुछ लोग को ऐसा लगता है कि बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो मैंने कहा आपको कि सपोर्ट से आ जाएगा डिजिटल बोर्ड पर। अभी आप लोग इसे समझने की कोशिश करें जो भी आपको बताया जा रहा है। और कोई पुस्तक देखिए, वैसे तो सभी लोग कहते हैं कि कौन सी पुस्तक पढ़ें, आपको चीज़ें यहाँ पर्याप्त मिल जाएंगी। और रही बात पुस्तक की, तो 9, 10, 11, 12 से ही क्वेश्चंस आते हैं। जितना उस लेवल में दिया है इतना ही आप सभी लोग के लिए पर्याप्त है। अब देखिए इसमें लिखा है मुख। पहले हम इसको तोड़ते हैं। क्या लिखा है? मुख। तो पहले हम ले आते हैं मुख, मुख और क्या लिखा है? नासिका। तो मुख और नासिका। वचन माने वाणी आप जानते हैं अनुनासिक, उसकी ये अनुनासिक इसका नाम है, यही है संज्ञा। हमने बताया संज्ञा उसको कहते हैं जैसे हमारा आपका नाम है, उसी तरह से पाणिनि भगवान ने कहा कि अनुनासिक भी क्या है? संज्ञा है। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिक। अब आप कहेंगे मुख क्या होता है? तो मुख मुझे लगता है सबके पास है ना। हम किससे बोल पा रहे हैं? मुख से बोल पा रहे हैं ना। और नाक, जो आप सभी को इस परीक्षा में अपनी नाक ही रखनी है, तो कोशिश करें कि वीडियो को देखें और नाक आपकी बड़ी बनी रहे, अन्यथा ये नाक का ही सवाल है। लोग कहते हैं भैया टेट नहीं पास कर पाए, सुपर टेट नहीं पास कर पाए, तो नाक, बड़ी नाक भी छोटी हो जाती है। तो आप अपने नाक को बढ़ाएं। वो नाक कैसे बढ़ेगी? जब हम मुख और नासिका को पढ़ेंगे और हमारी नाक बढ़ जाएगी। फिर आप वीडियो देखेंगे तो आपसे परीक्षा में पूछेगा, क्वेश्चन सही करेंगे, क्वेश्चन से आप पास हो जाएंगे। यदि कोई एक क्वेश्चन से रुकता है तो हमारी नाक बढ़ जाएगी। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। मुख और नाक से हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, मुख और नाक से हम जिन वर्णों को बोलते हैं उसको अनुनासिक कहते हैं। अब क्या कहेंगे? कहेंगे कि मुख और हम नासिका की जगह सीधे नाक लिख रहे हैं। और आप लोग जानते हैं इसी को नकुरा कहते हैं ना। नए लोग कहते हैं कि भाई नकिया बहुत तेज घाव लग गई, नकुरा फूट गया। हम पहले लोग ऐसे बोलते थे। मुख और नाक या नासिका कह लीजिए, मुख और नाक से
जिन वर्णों का मुख और नाक से हम जिन वर्णों का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, मुख और नाक से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अच्छा, ये अनुनासिक क्या, देखिए यहाँ लिखा है अनु माने होता है पीछे पीछे, मुंह के साथ नाक पीछे से आ जाए, जैसे दूल्हा के साथ दुल्हन पीछे पीछे रहती है, कह रहे कि मुख के साथ क्या है, नाक आ जाए, उसको क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। मुख नासिका वचनो अनुनासिक। अब देखिए हम क बोलते हैं, क, ख, ग, घ, आप बोलेंगे ना तो मुंह की जरूरत लगेगी, लेकिन कोई कहे कि आप अंगा बोलो, अंगा, ड़, न, म, तो ऐसा भी नहीं है कि केवल हम नाक से बोलते हैं। अगर हमको नाक से बोला निकलेगा नहीं, अंगा अंगा बोलना हो, यदि मुंह ना हो नहीं निकल पाएगा। ड़, बिना मुख के, मतलब मुख भी चाहिए और नाक भी चाहिए। अब लिखे नासिका, अपना पकड़ पाए, ये नासिका है, ये क्या है, नासिका है। आप अपनी अपनी देख लीजिएगा नाक है कि नहीं है। हाँ, हम अपनी नाक को, तो सभी लोग हमारी नाक को ना देखिएगा, अपनी नाक को देख लीजिएगा, ये आपकी क्या है, नासिका है, ये क्या है, मुख है। मुख, अच्छा मुख में इसलिए मुख कह दिया गया ना, मुख के पीछे भी रीजन है। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे वर्णों का उच्चारण स्थान, तो देख रहे थे कुछ वर्ण कंठ से बोले जा रहे हैं, कुछ तालु से बोले जा रहे हैं, कुछ जिह्वा से बोले जा रहे हैं ना। तो इस तरह से कहते हैं मुख, मतलब मुख में कंठ, तालु, जिह्वा और कह लीजिए मूर्धा, सारी चीज़ें आ जा रही हैं ना, इसलिए कहती है मुख और नाक से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उनको क्या कहते हैं, अनुनासिक। देखिए इसके दो प्रकार हो जाते हैं, एक नोट में लिख लीजिएगा आप विशेष रूप से, जैसे विशेष रूप से ये जानिएगा, आपको लिखा मिल जाएगा ना अननुनासिक, अननुनासिक। अननुनासिक क्या है, या अननुनासिक को निरनुनासिक कहते हैं, निरनुनासिक। अननुनासिक को हम निरनुनासिक कहते हैं। इसको निरनुनासिक क्यों कहते हैं, माने जिसको बोलने में नाक की जरूरत ना पड़े वो क्या है, निरनुनासिक या अननुनासिक है, जिसको अननुनासिक। और अनुनासिक लिखेगा तो जिसको बोलने में नाक और मुख दोनों की जरूरत पड़े उसे क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। जिसके साथ पीछे पीछे, अब हम क बोलते हैं, क, ख, ग, घ, इसमें देखिए ना आपको नाक की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, निरनुनासिक। जिसको बोलने में नाक की जरूरत ना पड़े वो क्या है, निरनुनासिक है ना। और जिसको बोलने में मुख और नाक दोनों की जरूरत पड़े वो क्या है, अनुनासिक है। जैसे हम लेते हैं वर्ग का 5वां अक्षर आ जाएगा, वर्ग का 5वां अक्षर हमने बताया था वर्ग 5 हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो हर वर्ग का 5वां अक्षर क्या होगा, क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 नंबर पे आएगा। तो उसी तरह च वाले में यहाँ आ जाएगा ड़ वाले, उसके बाद ट वाले में ड़ आ जाएगा। देखते हैं तो ये अनुनासिक किसे कहते हैं, जैसे आप उदाहरण में जान लीजिएगा, जैसे में लिखेंगे अंगा ले लीजिए, ठीक, अंगा, फिर क्या कहेंगे, इया, ड़, न और क्या, म, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखिए अ के ऊपर भी, ये स्वरों के ऊपर भी अनुनासिक रहता है, अ, ए, ओ ना, ये इस तरह से भी आपको जैसे समझिएगा, जैसे लिखा रहता है तुमुन प्रत्यय, तुमुन, ठीक, इस तुमुन में भी अनुनासिक लगा रहता है। ये ऊ के ऊपर क्या है, अनुनासिक है। तो ये अ, ई ऐसे आप समझ लेना, आदि कर लीजिए, ठीक। य व ल, य व ला दुधा, इसके भी दो भेद कर दिए जाते हैं, इतना आपसे नहीं पूछना चाहिए। अनुनासिक में य व ल भी आ जाता है, ठीक है, य व और ल, ठीक, ये इतना आएगा, य व ल। मुख्य रूप से आप इतना ही तैयार करिएगा, ज़्यादा भी वो नहीं होएगा। य व ल छूट भी जाएगा तो चलेगा,
पर थोड़ा अगर डीप जाने की कोशिश करेंगे तो आप जान सकते हैं। टीजीटी में हम इसको बताते हैं, पीजीटी में बताते हैं। आपके लिए कहे कि अनुनासिक क्या है, आप ये जान लीजिए। जैसे अब य के ऊपर अनुनासिक ले, या व ल न, अंगाड़ा या मा गाड़ा ना मा आ ई उ, ठीक, जिसके साथ ये लग जाए ये अनुनासिक का चिन्ह है। जिसमें मुख और नाक दोनों से बोलना पड़े उसे क्या कहेंगे, अनुनासिक। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अननुनासिक क्या है, जिसको बोलने में केवल मुख से सहायता लेनी पड़े वो क्या है, अननुनासिक। अननुनासिक या निरनुनासिक, उसको क्या कहेंगे, अननुनासिक या निरनुनासिक। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, ये बात पूछ देगा कि ख क्या है, अननुनासिक है कि अनुनासिक है। हाँ, पूछे कि ख क्या है, ख कैसा वर्ड है, ऑप्शन बना देगा। मान लीजिए लिख दिया क, ख, घ और कहा अंगा। फिर इसमें पूछा कि अनुनासिक वर्ड कौन सा है, क्या बताएंगे, अनुनासिक वर्ड कौन सा है, अंगा है। क्यों, क्योंकि ये वर्ग का 5वां अक्षर है, तो वर्ग का सारा 5वां अक्षर को हम अनुनासिक से बोलते हैं, जिसमें मुख और, इसको क्या कहेंगे, मुख और नाक दोनों से बोलना पड़ता है, और ये सारे केवल मुख से बोले जाते हैं, इसलिए इनको निरनुनासिक कहेंगे, निरनुनासिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो बताइएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग को जरूर समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा तो कुछ कठिन नहीं था। आ रहा है कि नहीं बताओ। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका ना। अनुनासिक किसे कहते हैं, अननुनासिक किसे कहते हैं, बात समझ गए होंगे। अननुनासिक में लिख लीजिएगा कि जिसको बोलने में केवल किसकी ज़रूरत पड़े, मुख की ज़रूरत पड़े, नाक की ज़रूरत ना पड़े। तो क, ख, ग, घ तक जाइएगा, च, छ, ज, झ तक जाइएगा, ट, ठ, ड, ढ तक जाइएगा, त, थ, द, ध तक जाइएगा, प, फ, ब, भ तक जाइएगा। पुस्तक हो तो लेकर बैठिएगा, कॉपी पेन के बिना आप नहीं बैठिएगा। जो भी बोला जा रहा है आप जरूर नोट करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, सॉल्व करिए, निस्संदेह जिस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं मैं आपको इस पे भी पूछूंगी, आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, कमेंट आता रहा इसी तरह तो मैं निश्चित रूप से आप लोग का इस तरह से भी जल्दी ही व्यवस्था की जाएगी कि आपको से क्वेश्चंस भी हो सके। आगे अगला सूत्र को देखते हैं। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। पूछेगा कि अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे, मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। अगला सूत्र हम देखते हैं, इम्पॉर्टेंट भी था, ध्यान रखिएगा आप लोग के लिए ये इम्पॉर्टेंट था। कह रहा है कि पद संज्ञा किसकी होती है, पूछेगा परीक्षा में। पद संज्ञा क्या है, पद संज्ञा दिख रहा है कि नहीं, उसमें वीडियो में जा रहा है, देखो पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो आपसे यदि पूछे तो कहना कि शुप्तिगंतम पदम, ये है शुप्तिगंतम पदम। पूछेगा कि पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो कहिए शुप्तिगंतम पदम। अब जरा इसको हम तोड़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा है शु, उसके बाद प पे ई की मात्रा है, तो यहाँ सीधे प ले लीजिए, शु उसके बाद हमने ले लिया प। वर्डों को तोड़ना सीखो, शु उसके बाद क्या है प, और फिर त पे ई की मात्रा है, ठीक। यहाँ कर लीजिए तिंग, ये है तिंग, देखो अंगा है, शुप्ति, शुबंत और तिगंत। तो इस सुबंत से बनता है पूरा क्या बनेगा, शुबंत, ये शुबंत है, और ये क्या है, तिगंत है, ठीक। शुबंत और तिगंत। कह रहा है कि शुबंत और तिगंत, शुबंत कितने होते हैं, 21 होते हैं, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछता है।
तिगंत कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो शुबंत किसके साथ लगता है, तिगंत किसके साथ लगता है, आपको ये जानना है। ये बताइए विभक्तियाँ कितनी होती है? विभक्ति कितनी होती है? 7। विभक्ति कितनी होती है? संस्कृत में विभक्ति कितनी है? 7 है। ठीक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन या तो बहुवचन, या तो एक बच्चा या तो 2 बच्चा या तो बहुत सारे बच्चे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो ना, 7 गुणे 3 ये हो कितना हो गया? 21। ठीक, ये सुबंत कितने होते हैं? 21। विभक्ति कितनी होती है? 7। जरा समझना, यहाँ हम क्या कह रहे हैं? प्रथमा, ठीक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, उसके बाद चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यही है विभक्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ना, विभक्ति हो गई 7। वचन कितने हो गए? अब इसमें लिखिएगा एक वचन, इधर द्विवचन और इधर बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आप ये समझना जरा सा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये विभक्ति 7 हुई। रूप चलता है, कैसे चलता है ऐसे ही समझना बस। राम का रूप बताइए। रामः, रामो, फिर क्या हो जाएगा? रामा। रामः, रामो, रामा, यही है ना। रामः, रामो, रामा। द्विवचन में आता है रामम ना, ये बनेगा, फिर रामो, फिर रामान, चलता है ना। रामः, रामो, रामान। अभी आप इसको हम रूप नहीं याद करा रहे हैं आपको। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामः ना, हे रामा रहता है। आप ऐसे बस समझना। द्वितीया का फिर हम आपको बताएंगे, इसमें 3 तो यही रहता है, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो। आसान है, रूप हम आपको याद करवा देंगे। ये कह रहा है आपसे, देखिए, तो ये आप ऐसे समझना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका मतलब 7 विभक्ति हो गई, 3 क्या हो गया? वचन हो गया। और कुल मिला के सुबंत कितने होते हैं? 21। परीक्षा में आपसे ये पूछेगा कि सुबंत कितने होते हैं, क्या बताएंगे? 21। ये किसके साथ चलते हैं? तो कह देना कि ये जब पद बनाए जाते हैं, शब्द बनाए जाते हैं। जैसे राम क्या है? एक शब्द है। राम क्या है? शब्द है। हरि का रूप चलता है, राम का चलता है, भानु का चलता है, सीता का चलता है ना। तो सब में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद क्या है? ये विभक्तियाँ 7 हो गई। यही है 3, यही जिसको 3 लिखा गया ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यही 3 है। 7 गुणे 3 बराबर 21। इसीलिए इसको सुबंत कहा गया है। इसमें कुछ हम लिख दे रहे हैं, आप ये जान जाएं। आप ये समझना, सु और जस, सु और जस, अम और टस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भस, ये जो है ना वो कितने हैं? 21 हैं। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अन्यथा मैं लिखवा देती। 21 प्रत्यय हैं जो 7 विभक्तियों में काम करते हैं। तो 7 विभक्ति है तो 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 तेरे 21 और 3 वचन होते हैं। ये सु, अब ये जो राम है ना, बात एक को मैं बस बता रही हूँ। जैसे राम लिखा है ना, ये राम है। संस्कृत में राम की सिद्धि ऐसे नहीं करते। जब राम सिद्ध करना रहेगा तो यहाँ विसर्ग इत्यादि, ये जो सु है ना, सु के उ का लोप होगा, स को क्या होता है? विसर्ग होता है। और देखिए राम शब्द ही है, ये राम है और हमने यहाँ क्या कहा? औ कह दिया, तो बन जाएगा रामो। ये क्या बन जाएगा? रामो। इधर भी लोप इत्यादि करके बनता है रामान। आपके लिए कठिन हो जाएगा, इसके लिए मैं नहीं बता रही हूँ। आपको हमारा उद्देश्य था सिर्फ इतना बताना कि आप ये जान पाएँ रामः, रामो, रामा, शुबंत 21 कैसे होते हैं, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो।
तो जो शुबंत हैं वो कितने होते हैं? 21 होते हैं। किसके साथ लगते हैं? शब्दों के साथ लगते हैं। आपसे पूछे कि शुबंत किसके साथ लगते हैं तो कह देना शब्दों के साथ लगते हैं, पदों के साथ लगते हैं। शब्द बन गया एक, राम हो गया, हरि हो गया ना, भानु हो गया, जैसे राम, हरि, भानु, ठीक, गुरु, रूप चलता है ना, सब सातों विभक्ति तीनों लिंगों में चलेगा, एक वचन, दो वचन, बाहुवचन, ठीक। उसके बाद तिगंत क्या है, हम इस पे चर्चा करते। तिगंत एक तो जिसके अंत में सुप हो वो शुबंत होता है, लिख लेना, जिसके अंत में शुप हो वो क्या होता है? शुबंत। आप इसे जानेंगे कैसे? जैसे हमने लिखा था राम ना, तो राम में अभी हमने बताया सु, ये जो सु है ना, कुल प्रक्रिया करके यही विसर्ग बनता है। इसका मतलब राम के अंत में ही सुप लगा है, रामों में सुप है, वो सुप माने 21 प्रत्यय, शुबंत, रामः रामो रामा, ये जो है आपका शुबंत हो गया। फिर कहता है कि तिगंत क्या है? तिगंत धातुओं के साथ लगते हैं। तिगंत किसके साथ लगते हैं? धातुओं के साथ लगते हैं, धातुओं के साथ लगते हैं। तिगंत जो है वो धातुओं के साथ लगते हैं, सुबंत जो है वो शब्दों के साथ लगते हैं। धातु क्या आपने सुना होगा? पठ सुने हैं, भू। जो तिगंत हैं वो 18 होते हैं, 9 परस्मयी पदी होते हैं और 9 आत्मनेपदी होते हैं। तो आप जानते हैं, नाम सुने होंगे लकार का। लकार क्या है? आप देखते होंगे, थोड़ा बहुत सुने होंगे, पठति पठता, पठन्ति पठसि पठता, पठत पठामि पठावा पठामा, सुने हैं ना। भवति भवता, भवन्ति भवसि भवता, भवत भवामि भवावा भवावा। तो लकार आपका 10 हो जाएगा। लट लकार, लिट लटकार, लोट लकार, इस बात में चर्चा होगी, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिसमें आप देखेंगे 9 आत्मनेय पद और 9 परस्मयी पद। तो हम जरा सा एक को लिख के आपको बता दे रहे हैं। परस्मयी पद को लिखा है तिप, तस, इधर दिख रहा है कि नहीं छोटी? तिप तस झी, शिप, थस और था, मिप, वश और मस। समझना, मिप वश मस। अब मान लो भू धातु हो गया या पठ धातु हो गई, आप ऐसे समझना, ये हो गई पठ धातु। पठ क्या हो गई? धातु हो गई। चलो इधर देखो, कॉपी में देखो, पठ क्या है हमारे पास? धातु है, ये पठ धातु है। तो पठ धातु से तिप प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगेगा? इसका भी इसी तरह चलेगा, उत्तम मध्यम करके इसका भी चलेगा आपका, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ठीक है। तो पठ धातु से इसमें प का लोप हो जाता है, ती बचता है। देखिए यही बनता है पठति, और यहाँ तश है ना, श को विसर्ग हो जाएगा, पठति, और त है पठतः, त उतार लीजिए, स को विसर्ग कर दीजिए, पठतः, पठति पठतः पठन्ति। अब ये देखो पठ धातु है, हमको पहले से मिली है, झी को अंति आदेश होता है, झी को अंत होता है, तो क्या हो जाएगा? पठन्ति, झी को अंति आदेश, पठति पठतः पठन्ति। आप देखिए ये 9 है, इसको हमने लिखा परस्मयी पदी। 9 परस्मयी पदी होते हैं, ऐसे लिख लेना, 9 परस्मयी पदी और 9 क्या हो गए? आत्मनेपदी, आत्मनेपदी। 9 परस्मयी पदी और 9 क्या होंगे? आत्मनेपदी हो जाएंगे। 9 आत्मनेपदी और 9 परस्मयी। आप देखिए 9 लिखा गया है, आपको इतनी जरूरत नहीं है जितना मैं बता रही हूँ। तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस। अब इसी पे रूप चलता है, पठति पठता, पठन्ति पठसि पठथा, पठत पठामि पठावह पठामा ना, पठति पठतः, पठन्ति पठसि पठता, पठत पठामि पठावा पठामा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में जरूर आ रहा होगा। ये आपका तिंग 9 है। ये तिंग क्या है? ये कौन सा पद लिखा गया? ये परस्मयी पदी है। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 समझ गए होंगे। और 9 जो है वो आत्मनेपदी होता है। इधर हम साफ करके लिख देते हैं। ये समझ गए होंगे आप, सुबंत कैसे लगता है, शुभ किसको कहा गया ना। पद के पूछेगा, पद के कितने भेद हो गए तो कह देना 2। पद कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक शुबंत और दूसरा तिगंत। त आ ताम झ, त
आताम, त आताम, झ थाश, आथाम, ध्वम, इट वही, महिंग लिखते नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं लगेगा। त आताम झ थाश आथाम ध्वम इट वही महिंग, वही लिखता है, माने ती से, ये देखो तिंग लिखा है ना, ती से शुरू होगा, कहाँ तक जाके रुकता है, महिंग। बात समझना, ये महिंग माने पहला पद क्या है यहाँ, तिप का ती ले लिया गया, महिंग का अंगा, इसीलिए इसको कहते हैं तिगंत। ये नौ त आताम झ था शाथाम ध्वम और इट वही महिंग, ये जो है नौ क्या हैं, ये आत्मनेपदी हैं। त आताम झ थाश आथाम ध्वम, क्या लिखेंगे हम, पूरा बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं लग रही है। थाश आथाम, सिस्टर कह रही नहीं पूछता है, थाश आथाम ध्वम और इट वही, देखिए लिखा है महिंग, इट वही महिंग। बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, बोर्ड पे कैसे लिख दिया गया आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि सुबंत कितने, कह देना 21, तिगंत कितने हैं 18। पूछेगा सुबंत किसके साथ लगते हैं, कह देना कि शब्दों के साथ। तिगंत किसके साथ लगते हैं, धातुओं के साथ, जैसे पठ हो गया, गम हो गया, भू हो गया, गम धातु चलता, गच्छत गच्छता गच्छत, गच्छस गच्छत, ये सब क्या है, धातु मतलब क्रिया। अरे कहेंगे ना वह जा रहा है, जाना क्या है, क्रिया है, गच्छत क्रिया हो जाएगी ना। वह लिख रहा है, लिखना क्या क्रिया है, खाना पीना लिखना पढ़ना, पठत पठ धातु से पठत हुआ, पढ़ रहा है, पठ क्या है, क्रिया है, उसी को धातु कहते हैं। धातु और क्रिया में अंतर नहीं, जो धातु है वही क्रिया है। ठीक, तो आप मुझे लगता है समझ पाए होंगे। ये पठ धातु, ये आत्मनेपदी, लभते लभेते लभंते जो रूप चलता है। ठीक, लभते लभेते लभंते, ये आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बहुत परेशान मत होना, पर इतना याद रखना कि तिगंत 18 होते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अगला सूत्र हम देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हम और थोड़े से सूत्रों को देख ले रहे हैं, क्लास मिस नहीं करिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, आप लोग निश्चित रूप से समझ में आएगा। एक सूत्र है यू स्त्राख्यो नदी, इंपॉर्टेंट है। आज के जितने सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं परीक्षा में खूब पूछता है। यू ऐसे लिखना, यू पे दीर्घ ऊ लगाइएगा, यू स्त्रा, हाँ यू स्त्रा ऐसे लिखना, यू स्त्रा ख्यो, यू स्त्रा ख्यो, क्या बनेगा, नदी। ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, नदी संज्ञा। इंक खत्म हो गया क्या, इसमें लग रहा है। यो स्त्राख्यो नदी, आपसे पूछेगा नदी संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए, क्या बताएंगे। ये देखो नदी दिख रहा है कि नहीं, ऊपर जा रहा है कि नहीं वीडियो में ना। यो स्त्राख्यो नदी। अब जरा इसको तोड़ना सीखो, परीक्षा में आपसे क्या कहें, या के स्थान पे होता है ई, या के स्थान पे क्या होता है। मान लो पूछे यू पद का क्या अर्थ है, थोड़ा क्लिष्ट पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, ई के स्थान पे यह होता है ना, ई के स्थान पे क्या होता है, या। तो यहाँ यू का अर्थ है ई, दीर्घ ई, और किसकी मात्रा लगी है, दीर्घ ऊ की, यही यू का अर्थ है। अब इधर क्या लिखा, श लिखा है ना, और उसके बाद क्या है, त्रा। ठीक है, त्रा लिखा है, उसके बाद क्या है, या के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई, स्त्री। बात समझ में आई। यू पहले हमने लिखा, ई और ऊ मिलकर क्या है, ये यू बना हुआ। बात समझ में आई। यू का ई कैसे है, ई के स्थान पे क्या होता है, या होता है, या के स्थान पे ई। उल्टा भी होता है ना संप्रसारण में, नहीं हुआ, संप्रसारण में हम लोग क्या पढ़े थे, ई के स्थान पे या हो रहा था ना, और संधि में ई के स्थान पे या, और उधर या के स्थान पे ई हो जाएगा। या वाला संप्रसारण उल्टा है ना, और इधर क्या मिला, श है, त्रा है। ठीक, या के स्थान पे स्त्री, और किसकी मात्रा है, आ की ना। यू स्त्राख्यो, यहाँ कर लेना, आख्यो, इसको क्या कहेंगे, नदी। आख्यो माने कहना। ठीक, यू स्त्राख्यो नदी, यू स्त्री और आख्यो, इतना लिख लीजिए, लिखवा रहे हैं, आपको बताते हैं। थोड़ा सा बैठ जाएं, बहुत तेज पकड़ा पैर। यो
स्त्री और आख्यो ना, यो स्त्री और आख्यो। तो यू से कि परीक्षा में मान लो आपसे पूछे कि यू से किसका बोध होगा तो क्या बताएंगे? ई और दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का। ये कहता है नदी संज्ञा किसकी होगी? दीर्घ ईकारांत दीर्घ ऊकारांत, याद रखना, दीर्घ ईकारांत और क्या दीर्घ ऊकारांत की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? नदी संज्ञा होगी। तो उसमें भी कुछ कंडीशन है, हम देखते हैं। कहते हैं कि नदी संज्ञा किसकी होगी, तो कह रहा है कि दीर्घ ईकारांत और दीर्घ ऊकारांत और क्या लिखा? स्त्री। स्त्री माने तमाम लोग स्त्री हैं जो लोग वीडियो को देखती हैं, पुरुष वर्ग को छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि जो पुरुष होगा वो वीडियो नहीं देखेगा हमारी, पुरुष को भी पढ़ना है। पर स्त्री आप जान जाइएगा, आप लोग के घर में स्त्री सबके घर में है, वो चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में, वही है स्त्री। ठीक, यो स्त्री आख्यो, आख्यो माने कहना, दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत और क्या होगा वो नित्य स्त्रीलिंग में होगा। नित्य माने हमेशा, सदा, किस में होगा? स्त्रीलिंग में होगा। जैसे नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। और हो जाएगा कुमारी, क्या है? कुमारी किसी पुरुष के साथ नहीं लगाते हैं ना, कुमारी क्या है? स्त्रीलिंग है। आप ले लीजिए गौरी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। आपको बताया गया। अच्छा देखिए, नदी में दीर्घ ई है कि नहीं है? नदी में क्या है? दीर्घ ई है। कुमारी में क्या है? दीर्घ ई है। गौरी में क्या है? दीर्घ ई है। अब वधू माने, वधू किसको कहते हैं? हाँ, वधू माने बहू, वधू माने बहू। या तो जो लोग वीडियो देख रही होंगी वो किसी की बहू हो भी सकती हैं, या आगे चल के बनेगी, या अब तो ये जो आ गया है टेट पास वालों को, तो हो सकता है कि वो लोग किसी किसी की सास बन भी गई हों ना, या बहू हो किसी की। ये भी हो सकता है कि जो लोग देख रहे हैं वो बहू हों या बनेंगी, निश्चित रूप से इसी सब में घूम रही होंगी। वधू, तो ये वधू क्या है? उकारांत है। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। अब इस तरह का कुछ दे दे जिसमें हर्स्व ही हो तो वो उदाहरण नहीं बनेगा। क्या कर रहे हैं कि ई यू ई और ऊ स्त्री आख्यो नदी, कहे कि दीर्घ ईकारांत, आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? दीर्घ ईकारांत, दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत। और किस में होना चाहिए? नित्य स्त्रीलिंग। नित्य माने सदा, हमेशा स्त्रीलिंग में ही बनेगा। नित्य स्त्रीलिंग में होना चाहिए, नित्य स्त्रीलिंग में होना चाहिए, नित्य स्त्रीलिंग में होगा। अब उदाहरण आप वही लिख लीजिएगा, नदी, गौरी, कुमारी, वधू। 3-4 उदाहरण आपके लिए पर्याप्त है, बहुत सारे उदाहरण बन जाते हैं, पर आपके लिए मुझे लगता है इतना होगा। एक संज्ञा हम और देखते हैं। आप जैसे नदी संज्ञा को पढ़े तुरंत घी संज्ञा पढ़ दीजिए। अभी रुक जाओ, बस थोड़ा सा एक संज्ञा और आप लोग देख लीजिए, जिससे मुझे लगता है कि आज संज्ञा मैं निपटा दूँ। जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, मैं उसको ज़्यादा देख रही हूँ। ये पढ़ रही हैं तो ये एकदम इनका पानी ऊपर जा रहा है, कह रही हमको नींद लग रही है, क्या ही बताएं। नदी संज्ञा के बाद उसको पलट दो। नदी संज्ञा के बाद क्या लिखेंगे? हम कह रहे हैं घी संज्ञा। नदी संज्ञा के बाद एक संज्ञा बची हमारे पास, इसको भी देख लीजिए जो परीक्षाओं में पूछता है। घी संज्ञा करने वाला सूत्र, घी माने जो दाली भात में डाल के खाए वाला घी होला, वो घी को बात ना कही जाती। घी सूत्र है शेषो, शेषो क्या लिखेंगे? घ्या सखी, शेषो घ्या सखी। देखिए अब यही समझ लीजिए बस, शेषो घ्या सखी, इंक लग रहा नहीं है, शेषो घ्या सखी। शेष, शेषा को ओ को विसर्ग हो जाए, शेष, शेष क्या होगा? घी संज्ञक होगा। शेष क्या हो जाएगा? घी संज्ञक। किससे शेष? बात समझे? जैसे
ऐसे देखिएगा, पहले हम इसको तोड़ते हैं सूत्र को, इंक डाले हैं ना, शेषः, शेष, और ये क्या है घ, और इसकी मात्रा घ के बाद क्या लिखा है य के स्थान पे क्या होता है ई, तो क्या बनेगा घी, और यह से अ को निकाल लो, बनेगा क्या असखी, असखी माने सखी शब्द को छोड़कर। शेष का मतलब समझे, शेष माने क्या, क्या शेष बचा, अब दीर्घ इकारांत और उकारांत किसमें गिना गया था, नदी संज्ञा, नदी संज्ञा किसकी होगी ई और ऊ की, यही दो की हो रही थी ना, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत। अब बच क्या गया, हरस्व ई हरस्व ऊ बचा कि नहीं, बात समझो। तो इसी को कहा जा रहा है कि शेष, जो घी नदी से बच गया वो सारा घी हो गया, जो नदी से बच गया वो सारा क्या हो गया, घी हो गया। अब आपको ये ध्यान देना, जैसे अभी हमने वहाँ लिखा था और वहाँ नित्य स्त्रीलिंग की बात की गई थी, किसकी बात की गई थी, स्त्रीलिंग, इसमें स्त्रीलिंग की कोई बाउंडेशन। अब स्त्री के बाद जो बचे पुरुष बचे हैं कि नहीं, हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि मैंने महिलाओं को बता दिया स्त्री कौन हो। अब सारे पुरुष परेशान होंगे कि महिला हो के खाली महिला महिला को पढ़ा रही हैं, तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मैं महिला हो के महिला महिला को नहीं, तो हम तो ज़्यादा पुरुषों को भी ढूंढ लेते हैं कहाँ हैं, तो ये आप सभी लोगों के लिए है, इसमें जो है सभी लोग आ जाएंगे, ठीक। जो नदी से बच गया, अब उसमें पुरुष ले लेते हैं हम ना, नहीं तो कहेंगे गौरी कुमारी सब जगह इज्जत है, नदी भी क्या है स्त्रीलिंग है। आपसे परीक्षा में पूछे नदी कौन लिंग है तो क्या बताएंगे, नदी मैया है ना, क्या कहते हैं गंगा मैया, ये बताते हैं ना, गंगा क्या है हमारी मैया है, नदी नित्य स्त्रीलिंग में है, नदी हो गया, गौरी हो गया, गौरी शंकर भगवान की पत्नी स्त्रीलिंग है, नदी गौरी कुमारी ना। अब यहाँ आ गया, तो जो नदी से शेष बचा, एक समझना दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत क्या हो जाएगी, नदी संज्ञा हो रही है। अब घी संज्ञा किसकी हो जाएगी, यही इतने से पकड़ लो, ये क्या बचा हरस्व ई और हरस्व ऊ, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा घी संज्ञा हो जाएगी, इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, घी संज्ञा हो जाएगी। और एक कंडीशन और है, वहाँ स्त्रीलिंग लिखा गया था, वहाँ क्या है नित्य स्त्रीलिंग में, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, खाली एक जगह सखी को छोड़ देना है। देखो सखी में कौन सी ई है, हरस्व ई है, इसीलिए परीक्षा में कंफ्यूज करेगा, आपको पूछेगा सखी की कौन संज्ञा हो गई, क्या घी संज्ञा होगी, कह देना नहीं, इसकी घी संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि सूत्र में लिखा क्या असखी, असखी माने सखी को छोड़ देना, केवल सखी को छोड़ना है। आप जैसे समझना हरि हो गया, ये क्या हरि पुल्लिंग है कि नहीं है, और ये हरस्व इकारांत है। आप ले लीजिए भानु, भानु हो जाएगा ना, और ले लीजिए वारी, भाई स्त्रीलिंग वो हर गिन दिया गया, वारी माने वारी जल ना, वारी ना। तो अब इसमें आपका जो बच गया, ये नहीं कहे क्या बचा, पुरुष नपुंसक जो बचा वो सारा सब क्या आ जाएगा इसमें, अब ये बन जाएगा मधु, उकारांत नहीं होना, वहाँ क्या मधु नहीं लिखा गया था, क्या लिखा गया था बधू, क्या लिखा गया था बधू। आपको ये समझना है जिनकी नदी संज्ञा नहीं होगी उनकी कौन संज्ञा होगी, घी संज्ञा। ऐसे लिख लेना, जिसकी नदी संज्ञा नहीं होगी, नदी संज्ञा नहीं होगी उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, घी संज्ञा होगी। आप देखना नदी में भी दीर्घ इकारांत लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, कह रहे हैं कि जिसकी नदी संज्ञा नहीं होगी उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, घी संज्ञा हो जाएगी। अब घी संज्ञा में बचा क्या, अब उधर हमने लिखा था दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत की नदी संज्ञा, तो परीक्षा में आपसे ऑप्शन ऐसे बना देगा, कहेगा इसमें यही बता दीजिए किसकी घी संज्ञा हो रही है, किसकी बताएंगे, हाँ ये क्या हो जाएगी घी संज्ञा, ये क्या हो जाएगी नदी संज्ञा, ठीक। जो नदी इसीलिए लिखा शेषः, शेष माने का जो बच गया, कैसे बच गया, नदी से। जब बाराती आते हैं जो खा के चले जाते हैं, जब जो बच जाता है तो लोग कहते हैं शेष बच गया, इसको और लोगों को वितरण कर दीजिए ना। तो जो शेष बच गया आप समझना
जो नदी से शेष बचा उस सब की कौन सी संज्ञा? घी संज्ञा। घी संज्ञा में जिसकी नदी संज्ञा नहीं होगी उसकी कौन सी संज्ञा होगी? घी संज्ञा। अब हमने इसका उदाहरण में आप लिख लेना, उसकी घी संज्ञा होगी हरि हो गया, भानु हो गया, वारी हो गया, मधु हो गया, ये सारे उदाहरण इसके हो जाएंगे। और यहाँ लिख लेना उसकी घी संज्ञा होगी जैसे दीर्घ हरस्व ईकारांत और हरस्व उकारांत। हरस्व ईकारांत और हरस्व उकारांत। उकारांत, हरस्व ईकारांत और हरस्व उकारांत। उसके बाद सारे उदाहरण को देख लीजिएगा। और आपसे मान लो पूछ दे इसमें खाली यह सखी, सखी को छोड़ करके, विशेष में आप इसको लिख लीजिएगा, सखी शब्द को छोड़कर। आप मान लो लिखे, ऐसे लिख दे, आप समझना, जैसे लिखा है ऑप्शन दे दिया हरि भानु, ठीक, हरि दे दिया, उसके बाद आपको दे दिया भानु और ऑप्शन में दे दिया वारी और लिख दिया सखी, ठीक। पूछेगा किसकी घी संज्ञा नहीं होगी? सखी की। इसलिए नोट में लिख लेना कि सखी शब्द को छोड़कर। सखी को कंफ्यूज करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि इसमें भी हरस्व ई दिख रही है ना, इसीलिए पूछेगा कि अच्छा एक जगह चीज और नोट कर लेना, यदि पति शब्द आ जाए, क्या आ जाए? पति, तो पति की घी संज्ञा कब होगी? वो घीवे में तब बुड़ेला जब ओकरे साथे पत्नी रहने ना। और नहीं तो लोग कहते भैया ब्याह नहीं हुआ तो ब्याह हो गया, मतलब अब वो घीवे में बुड़ गया। वैसे ऐसा कोनो बात है ना, लेकिन लोगों का भाई कहना है जिसका नहीं हुआ है उसको लोग छोड़ नहीं रहे। तमाम लोग पढ़ने वाले परेशान होंगे, भगवान नौकरी मिल जाती जल्दी से हमरो घी हो जाता। तो जो लोग अभी घी में नहीं हैं वो लोग मेहनत करें। इस बार सब मिला जुला के आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, या तो हम मर मिटेंगे या तो सफलता ही प्राप्त करेंगे। आप अन्यथा न लेना, मैडम जी कहती कि मर जाने के लिए। मरना मतलब हम पढ़ने के लिए मरने की बात करते हैं, पढ़ने में आप मर जाइए, ठीक। कहना क्या है भाई, पति लोगों की नज़र में यही है। वैसे तो मैं मुझसे कोई पूछे तो सुकून तभी है जब आप शादी नहीं किए हो। कह ये रहे हैं कि पति शब्द की कब होगी? पति शब्द जब समास होगा। पति शब्द का क्या है? अब देखिए पति, पति में क्या है? हरस्व ही है कि नहीं है? और ये पुल्लिंग भी है ना। लेकिन इसके लिए भी इन्होंने एक कंडीशन रखा, कहे कि पति की घी संज्ञा तब होगी जब समास होगा। लिख लेना, पति की घी संज्ञा तब होगी जब क्या होगा? समास होगा। किसके साथ? उनके पत्नी के साथ। खाली पत्नी एक साथ नहीं, किसी के साथ समास कर लीजिएगा, नहीं तो अब पता नहीं कि कुछ लोग के पास और लोग होंगे, नाम भले नहीं मालूम होगा तो आप उनके साथ अपना राम जोड़ लेना। जैसे आप ले लीजिए भूपति, भू माने पृथ्वी ना, पृथ्वी के पति भगवान को मानते हैं ना, भूपति, भूपति लिख लीजिएगा, भूपति। सीतापति क्या होगा? सीतापति। राधापति, श्यामापति बनेगा। भूपति, सीतापति, राधापति, श्यामापति ना, ये तब होंगे। और आप लोग अपना अपना नाम बताइएगा। जिसका शादी नहीं हुआ वो लोग भी अपने साथ लगा लेंगे कि किसके कौन पति हैं। अभी होने वाला होगा, बातचीत चल रही हो तो कहेंगे हो जाएंगे मास्टर, ब्याह कर लेंगे। ये दोनों लोग के लिए है। तो भूपति, सीतापति, राधापति, श्यामपति की घी संज्ञा तब होगी जब वो किसी पत्नी के साथ होगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपकी, पर उसको पत्नी बनाइएगा तभी हो पाएगी। ध्यान रखिएगा, नहीं कि छोड़ दीजिएगा बीच में मास्टर हो जाइएगा तो। और ये बात दोनों लोगों के लिए। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या। आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉपी पेन ले करके बैठे पढ़ने के लिए भूलना ना भूलें।